कालचक्र में हूं श्रद्धा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या तामसिक ग्रहों के साए में है आपका भोजन? भोजन, भाग्य और भविष्य का क्या है कनेक्शन? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हां, आज का विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। भोजन से जुड़ी आदतें, भोजन से जुड़े नियम, राशि अनुसार आपका आहार और इससे जुड़ी कई तमाम जानकारियां समय समय पर कालचक्र में हम आपको देते रहते हैं। इसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और कालचक्र में बात होगी आपके भोजन, भाग्य और भविष्य की। जी पंडित जी, बहुत रोचक सी ये बात है, ग्रह और हमारा भोजन क्या कनेक्शन होता है, ये सबके मन में इस समय प्रश्न उठ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जिसे हम धन स्थान कहते हैं, आम बातचीत की भाषा में जो दूसरा स्थान भी कहलाता है ज्योतिष शास्त्र में, कुंडली के धन स्थान से भोजन का ज्ञान होता है। किसी भी व्यक्ति के खान पान को अगर आपको देखना हो तो उसके जन्म कुंडली का द्वितीय भाव आप देख लीजिए, द्वितीय भावेश को देख लीजिए, द्वितीय भाव पर पड़ने वाली दृष्टि देख लीजिए, द्वितीय भाव में बैठे हुए स्थित ग्रहों को देख लीजिए, तो आप एकदम पक्का अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होगा, क्या चीज़ ये खाएगा, क्या चीज़ नहीं खाएगा। इस स्थान का स्वामी अगर शुभग्रह है और शुभ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति कम भोजन करने वाला और सात्विक भोजन करने वाला होता है। धनेश अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी अगर पापग्रह है या शनि केतु राहु की वहाँ स्थिति है या पापग्रहों से संबंध करता है तो व्यक्ति ज़्यादा भोजन एक तो करेगा, ईटिंग हैबिट, खाने की आदत ज़्यादा होगी, आदमी को अपने पेट का अंदाज़ा नहीं होगा और तामसिक भोजन भी करेगा। शुभग्रह अगर पापग्रहों से दृष्ट हो या पापग्रह पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति औसत भोजन करने वाला होता है। लग्न का बृहस्पति अतिभोजी बनाता है। अगर किसी के लग्न में बृहस्पति हो और वो खास करके कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि में हो और उस पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा आदमी बहुत स्थूल काय होता है, बहुत मोटा होता है। और अगर उसके मोटापे पर आप गौर करें कि मोटा क्यों है तो आपको एक बात पता चलेगा कि ऐसा आदमी बहुत चटोरा और बहुत ही खाने वाला होता है। हर चीज़ खाने के लिए कुछ भी चीज़ वो ना नहीं कर सकता है। उसको पता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, उसको पता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन ना रुकने का नाम नहीं। अब इसी क्रम में कुछ लोग अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य और बृहस्पति कुंडली में अगर निर्बल हो तो पाचन शक्ति कमजोर होती है। अब यहाँ भी आपको बता दें, वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं खास करके उनकी डाइजेशन पावर कमजोर होती है। अब आप कहेंगे कि अरे आप तो वो एक पूरी राशि को ही कमजोर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 डिग्री के ऊपर अगर चंद्रमा होगा वृश्चिक राशि में तो इसका मतलब है कि मणिपूरक चक्र जो हमारा है, नाभि, यहाँ पर जठराग्नि होती है और ये जठराग्नि 98.6 पर 98.6 पर पूरे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करती है। चाहे पैर नाप लीजिए, चाहे हाथ नाप लीजिए, चाहे जीभ के नीचे थर्मामीटर लगाइए, वही टेम्परेचर आएगा पूरे शरीर का। कितना बड़ा पावर हाउस है जो पूरे शरीर को एक जैसे टेम्परेचर में मैनेज करता है, जरा सोच कर देखिएगा। और जब कभी पैर ठंडा पड़ने लगता है, हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं तो लोग कहते हैं बस बस अब जीवन का आसरा खत्म हो गया, ले चलिए किसी बढ़िया हॉस्पिटल में। पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ ठंडे हो रहे हैं, मतलब अब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। और जब शरीर बहुत हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, बुखार हो जाता है, 102-3 डिग्री हो जाता है, तब भी लोग कहते हैं कि अब बहुत बुरा होने वाला है। तो ये जो समान वायु है, 5 प्रकार की वायु शरीर में रहती है, बहुत कार्यक्रमों में आप लोगों को बताया हूँ। जो आप श्वास लेते हैं ये प्राणवायु है, जो नीचे से आप एयर क्रॉस करते हैं वो अपान वायु है।
और जो आपके टेम्परेचर को नियंत्रित करे वो समान वायु है, और जो आपके हड्डियों को मूवमेंट दे वो उदान वायु है, और जो आपके पसीने को शरीर से बाहर निकालने में मदद करे वो व्यान वायु है। तो ये 5 वायु ऐसी हैं जिससे मनुष्य का जीवन हर समय नियंत्रित होता है। तो जब मणिपूरक चक्र अर्थात नाभि, ये स्थान सूर्य और मंगल का है, और यहाँ चंद्रमा हो जाए, शनि हो जाए, राहु हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जन्मजात पाचन शक्ति कमजोर रहती है। ऐसे लोग भोजन करने के बाद तुरंत नींद आने लगती है। हाँ, लेकिन धनेश अगर शुभग्रह हो, उच्च का हो या मूल त्रिकोण में हो या शुभग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति आराम से भोजन करता है। धनेश अर्थात धन भाव का स्वामी मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में हो या धन स्थान को शुभग्रह देखें तो व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में भोजन करता है। कि मैंने इसलिए कहा ना कि चर राशि में अगर धनेश होगा ना तो व्यक्ति भोजन करने में इतना कम समय लगाएगा कि कोई देखेगा, कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन धन स्थान में पापग्रह हो, पापग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत धीरे 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 भोजन करेगा। जब तक 2 लोग भोजन कर लेंगे तब तक वो अकेले धीरे धीरे भोजन करने वाला होगा। ये सब सारी क्रिया, सारी एक्टिविटीज कहीं न कहीं ग्रहों से संचालित होती है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम, मतलब ग्रह जो है त्रैलोकी को पूरा अपने अंडर में करके और इसको संचालित करते हैं। त्रैलोक्य सचराचरम, इस सचराचर जगत में जो कुछ भी आपको दृश्य अदृश्य है सब कुछ ग्रहों से संचालित है। इसलिए भोजन भी उसका एक पार्ट है। आज के कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्या किसी की कुंडली देखकर या कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग भी होते हैं जिससे देखकर पता चल पाए कि किसी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? ये तो कुंडली देख के ही पता चलता है, तुरंत पता चल जाता है। अगर द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा है तो ऐसा आदमी ऐसा भोजन करना चाहेगा जिसमें दांत और जीभ को मेहनत न करना पड़े और वो गटक जाए, भोजन एकदम अंदर चला जाए तुरंत। ऐसा मतलब कि नरम नरम भोजन चाहिए। मंगल हो, सूर्य हो तो व्यक्ति चबा चबा करके खाने वाला होता है, तिखट चीज़ों को पसंद करता है, तीखी चीज़ों को पसंद करता है। शनि और राहु हो तो ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति दुर्गंधयुक्त भोजन करने का शौकीन होता है, जिसमें लहसुन, प्याज, ये वो चीज़ें पड़ी हों, और सामान्य व्यक्ति जिसकी स्मेल न बर्दाश्त कर पाए उसको वो लोग करने वाले होते हैं, या फिर मांसाहार करने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि शनि, राहु, केतु ये मतलब कि कुलानुमान फल देते हैं। जैसे अगर किसी कुलीन ब्राह्मण कुल के लड़के की कुंडली में शनि, राहु और केतु है और उसके माता पिता कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाए हैं तो वो लड़का लहसुन प्याज खाने वाला होगा, तामसी भोजन करेगा। लेकिन अगर यही किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में हो जिसके माता पिता मांसाहारी हों और उसी कुंडली में शनि राहु हो तो निश्चित रूप से तब वो 24 घंटे उसके हर डिश में मांसाहार होगा। क्योंकि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कुंडली जो है ये कुलानुमान फल देती है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ भारत में श्रद्धा का जन्म हुआ और इनकी लग्न कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति लग्न में हो गए तो हम कुंडली देख के कहेंगे कि इसका रंग गोरा है। लेकिन यही अफ्रीका में कोई पैदा हुआ और उसकी कुंडली में चंद्रमा राहु हो लगन में तो क्या वहाँ गोरा होगा? वहाँ तो काला ही होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ शनि राहु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति सांवला होता है, लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई पैदा हो शनि राहु लग्न में हो तो क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा। तो ज्योतिष कुलानुमान फल देती है। देश काल परिस्थिति का बिना मूल्यांकन किए जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उपहास के पात्र होते हैं। इसलिए ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत पूरे चराचर जगत में एक जैसा ही है। संहिता वो अध्ययन करने का विषय है जिससे प्रकृति के बारे में, विश्व के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में ज्ञान किया जाए, वो है संहिता। और होरा, होरा कहते हैं अहोरात्र का मध्य का अक्षर है होरा शास्त्र, जिसको फलित ज्योतिष कहते हैं। ये फलित ज्योतिष जो है ये कुलानुमान होता है, ये कुल के अनुमान के आधार पर होता है और देश काल परिस्थिति के आधार पर इसका मूल्यांकन करके बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है
इस बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर आपसे ये आकर के कहे बताइए पंडित जी मैंने क्या खाना खाया है, तो ऐसे में जन्म कुंडली कभी मत देखिएगा ना, जन्म कुंडली आपका सहायता करेगी। तत्काल लग्न खींचिए, लग्न को स्थापित करिए और देखिए कि द्वितीय भाव पर किस ग्रहों की स्थिति है। अगर द्वितीय भाव में मंगल आपको दिख रहा है तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि गेहूं। अगर उसको शनि देख रहा है या शनि की युति है तो तुरंत आ जाइए पूरी या पराठा। उसके साथ अगर चंद्रमा शुक्र की युति हो रही है तो कह दीजिए कुछ मीठी चीज, नहीं शनि राहु की युति हो रही है तो खट्टी चीज, अचार, चटनी, सॉस। शुक्र आ रहा है तो दही। इस तरह से अगर आप तत्कालिक विवेचन करेंगे तो आप एक्यूरेट बता पाएंगे कि आपने भोजन क्या किया है या नाश्ता क्या किया है या इस समय आप क्या खा करके आए हुए हैं। और जब तक ये न बता दे ज्योतिषी तब तक ज्योतिष जानना बेकार है। देखिए, खाने में किसी व्यक्ति को क्या पसंद है इसकी जानकारी जन्म कुंडली में छठे भाव से भी जानी जा सकती है। छठे स्थान में बुध या बृहस्पति हो तो नमकीन वस्तुएं बहुत पसंद आएंगी। कुंडली में बृहस्पति बलवान होकर दशम या द्वितीय स्थान में हो तो व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन होता है। ऐसे लोग तो दाल में भी चीनी डाल लेते हैं। जिन लोगों को कुंडली में ऐसा देखा गया है तो ऐसे लोग तो दाल में भी चीनी डाल लेते हैं। और शुक्र मंगल अगर छठे स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति खट्टी चीज़ों को बहुत पसंद करता है। ऐसे लोगों को भोजन में अचार, चटनी जरूर चाहिए। शुक्र बुध की युति हो या छठे स्थान पर गुरु शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति तो चटोरा होता है और मिठाई का तो एकदम से समझ लीजिए कि दास होता है। और छठे स्थान में अगर 5 नंबर लिखा हो, माने सिंह राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अंडा, शराब ये सब चीज़ें पसंद करता है। छठे स्थान में 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि हो तो ऐसे लोग चावल बहुत खाते हैं। अब आप कहेंगे क्या बंगाल में सब लोगों के छठे घर में 2 नंबर होता है? बंगाल में सभी लोग तो चावल बहुत खाते हैं। मैंने एक बात कहा था, यद्यप शुद्धम लोग विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। ज्योतिष शास्त्र जो है कुलानुमान फल देता है और देश काल परिस्थिति के अनुसार फल देता है। क्योंकि बंगाल में चावल खाने की अपनी एक परंपरा है, इसलिए ये बात वहाँ लागू नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि देश काल परिस्थिति के ऊपर चीज़ें डिपेंड होती हैं। हाँ, बुध पापक ग्रहों से युक्त होने पर मीठी वस्तुएं बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं। ये बात ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो ये लगातार आप पंडित जी बता रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारी आप लगातार बता रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि वात पित्त कफ से जो है वो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर एक भी तत्व का दोष आ जाए पंडित जी तो जाहिर है कि बंदा जो है, जो व्यक्ति है, वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो वात पित्त और कफ का संबंध किस ग्रह से है? कुंडली में देखकर कैसे जाने कि भाई वात पित्त कफ इसमें से क्या है और अगर कोई बीमारी है तो क्यों है? देखो श्रद्धा, इस संसार में अगर कोई भी बीमारी पैदा हो तो उसके पीछे इन्हीं तीनों दोषों का कारण होता है। जो भी आपने कहा, वात पित्त और कफ, कोई न कोई प्रभावी होगी जब रोग होगा। और अगर ये तीनों संतुलित होंगे, तो कोई रोग नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि खाने में किसी व्यक्ति को वात पित्त कफ इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने में जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि ज्योतिष शास्त्र में पित्त यानी अग्नि तत्व और इसका कारक ग्रह सूर्य मंगल, कफ यानी जल तत्व, कारक चंद्रमा बुध और शुक्र, वात यानी वायु तत्व, कारक शनि और गुरु। ग्रह अपने समय पर इन तत्वों को प्रभावित करते हैं। बुध ग्रह त्रिधात वात पित्त कफ तीनों का कारक है। गुरु पित्त और कफ का कारक है। राहु और केतु उदर वायु को असंतुलित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति का चित्र बना लें या एक मनुष्य का चित्र बना लें और चित्र बना करके आप मूलाधार चक्र पर गुदा मार्ग के पास
लिखें 10 और 11 नंबर। स्वाधिष्ठान चक्र माने जननांग के ठीक ऊपर लिखें 9-12 नंबर और नाभि पर लिखें 1 नंबर 8 नंबर। हृदय पर लिखें 2 नंबर 7 नंबर। कंठ पर लिखें 3 नंबर 6 नंबर। बाईं आंख के ऊपर लिखें 4 नंबर, दाहिनी आंख के ऊपर लिखें 5 नंबर और अपनी कुंडली के ग्रहों को बैठा दीजिए। आपके शरीर का रोग, आपका नेचर, आपका फ्यूचर, आपको होने वाले रोग, सब चीज़ों का अनुमान बड़ी सहजता के साथ लग जाएगा। ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी और चमत्कार आपके सामने होगा। चलिए आप जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि सुबह 6 से 10 बजे के बीच हमारे भोजन को कौन से ग्रह ज्यादा प्रभावित करते हैं, हमारी किस्मत पर कैसा असर डालते हैं। जब बताइए पंडित जी। देखिए, सुबह 6 बजे अर्थात सूर्योदय काल से 10 बजे तक माने 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 10 घटी। इसमें जो भी व्यक्ति भोजन करता है उस पर चंद्रमा, शुक्र या बुध की शक्तियां सक्रिय होती हैं, जिसका कफ तत्व पर आधिपत्य होता है। सोमवार, शुक्रवार और बुधवार को ये शक्ति सुबह के समय 100% कार्य करती है, क्योंकि दिन का प्रथम होरावार अधिपति ग्रह का ही होता है। ये इस तरह से भी आप देखें, जो मैं कह रहा हूं, एक किताब होती है शिव स्वरोदय, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। वैसे विषय तो गूढ़ है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना। अगर हमारे इस कार्यक्रम को सुन करके और 10 लोगों ने भी अमल कर लिया तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान जो है ये ज्ञान जो है ब्रह्म बीज है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो आपके द्वारा आपके संतान को प्राप्त होगा, आपके संतान के द्वारा आपकी आगे की पीढ़ियों को प्राप्त होगा। तो ये ब्रह्म बीज है और ब्रह्म बीज कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे गेहूं के खेत में तो गेहूं बोया जाता है, लेकिन उसमें घास, खर पतवार अपने आप उग जाते हैं। उनको तो आपने बोया नहीं तो वो कहाँ से उग जाते हैं? वो ब्रह्म बीज है, वो प्रकृति के द्वारा पृथ्वी में डाले हुए हैं। उसी तरह से ये जाने अनजाने में अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो भले ही बहुत इंटरेस्ट से आप ना सुन रहे हों, लेकिन ये एक दिन ब्रह्मबीज बन करके प्रस्फुटित होगा और आप इस पर ध्यान देंगे कि हाँ, इस तरह से हमको करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में जब मनुष्य भोजन करता है तो चंद्रमा, शुक्र और बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है और इससे मनुष्य की कफ की जो प्रकृति है वो भी संतुलित करने में राहत मिलती है। तो इस विषय का ध्यान इस तरह से देना चाहिए। तो बात 6 से 10 की तो हो गई, अब आगे बढ़ेंगे और 10 से दोपहर 2 बजे के बीच सबसे ज्यादा प्रभाव किन ग्रहों का होता है और ये ग्रह कैसे हमारी खान पान, हमारी किस्मत पर असर डालते हैं, बताइए पंडित जी। हाँ, तो हमने शिव स्वरोदय का नाम लिया ना, तो शिव स्वरोदय का नाम लेने का क्या मतलब था? यहाँ बात कहीं हो रही है, बात कहीं जा रही है, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं है। भाई भोजन की बात कर रहा हूँ और फिर स्वरोदय की बात कर रहा हूँ, तो देखिए, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर को देखिए। शिव स्वरोदय में लिखा है कि जब सुबह सोमवार को आप उठेंगे तो आपके नासिका छिद्र से किस तरफ से सांस चल रही होगी, बाईं नाक से या दाहिनी नाक से। ये आप उठ करके तुरंत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर सोमवार का दिन है तो बाईं नाक से सांस चल रहा है, मंगलवार का दिन है तो दाहिनी नाक से सांस चल रहा है, सोकर उठने पर या सूर्योदय काल में। शिव स्वरोदय इसलिए बताया हूँ। और जब आपको ये पता चल जाए कि किस स्वर के उदय में आपका जागरण हो रहा है या सूर्योदय हो रहा है, तो इस हिसाब से पूरे दिन को आप अपने संयमित कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन एक सरल सी बात आपको बता रहा हूँ कि दिन के हिसाब से हमारा स्वर उदय होता है सूर्योदय काल में। ठीक है, तो अब 10 बजे से 2 बजे के बीच में जान लीजिए। इन 4 घंटों का जो समय होता है ये सूर्य मंगल की अग्नि शक्ति के अधीन होता है। इस समय जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। इस समय भोजन की पाचन क्रिया बहुत ही तेज रहती है। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो सासी धाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी। जब देवताओं को पान चढ़ाया जाता है
तब ये मंत्र बोला जाता है, जो मंत्र मैंने आपसे कहा। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत। जिस तरह से देवताओं को हविषान्य अर्थात होमाहुति जब दी जाती है तो उस होमाहुति को डाइजेस्ट करने के लिए अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं, और चाहे जितनी हवन सामग्री डाल दीजिए थोड़ी सी राख में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से पान का जो रस होता है वो जब जठराग्नि पर पड़ता है तो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, और जठराग्नि जब प्रदीप्त हो जाती है तो जो भी भोजन आप करते हैं वह तत्काल डाइजेस्ट हो जाता है, अर्थात वो तत्काल आपके शरीर में पाचन क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि जैसे घी को जलती हुई अग्नि पर डाल करके अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, अग्नि का नीला रंग किया जाता है, अग्नि भभक के ऊपर आ जाती है, उसी तरह से पान का रस पड़ते ही जठराग्नि पर जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। इसीलिए कोई ऐसी पूजा सनातन धर्म की नहीं है जिसमें पान न चढ़ाया जाता हो देवताओं को। देवताओं को पान चढ़ाने का मतलब ही है कि पान एक बहुत बड़ी औषधि है। ये बात अलग है कि अगर आप पान के शौकीन हैं और आप कहेंगे वाह वाह मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो? आप तो उसमें तंबाकू भी ठूस रहे हो, कत्था भी खा रहे हो, ये सब चीज़ें तो नुकसानदायक हैं। हाँ, लेकिन अगर केवल पान खाया जाए, चाहे आपके मुंह में छाले पड़ते हों, चाहे आपके मुंह में निनावे होते हों, चाहे आपका डाइजेशन ठीक ना हो, अगर आप पान का पत्ता लाकर घर में फ्रिज में रख लीजिए और रोज़ सुबह भोजन करने के बाद और शाम को भोजन करने के बाद पान के पत्ते के आगे पीछे के हिस्से को काट कर और धो करके केवल पान का पत्ता चबाइए। पहली बार जो थूक बने उसको थूक दीजिए, दूसरी तीसरी बार जो थूक बने उसको आप निगल लीजिए। ये उपाय आप 10 दिन करके देखिए, आपका बड़े से बड़ा रोग छाले का, निनावे का ठीक हो जाएगा। ऐसे में आयुर्वेद में भी 10 से 12 बजे तक भोजन करना लाभदायक माना गया है। इसके बाद अग्नि तत्व में कमी आने लगती है, मतलब अग्नि तत्व थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, और 2 बजे के बाद ये समाप्त भी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि भोजन अगर दोपहर का करना हो तो दोपहर तक कर ही लेना चाहिए, 3 बजे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भोजन आप जो करेंगे वो जाके वहीं रखा रहेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फैक्ट्री उस समय बंद रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और भी बहुत सी बातें हैं, शाम के समय भोजन करना कितना सही, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन रमन हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। रमन जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे भैया। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि है 18 अक्टूबर 1982, सुबह 5:20। जी जी। मेरा ये सवाल है पंडित जी कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं नौकरी कर रहा हूँ सरकारी विभाग में संविदा पे। क्या मेरी नौकरी पक्की होगी? अगर नहीं होती है तो मुझे क्या काम करना चाहिए? और दूसरा सवाल यह है कि मेरा कभी घर बनेगा या नहीं? पहले सवाल का तो जवाब ये है कि अभी 2.5 महीने तक और आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। 2.5 महीने के बाद कुछ न कुछ चमत्कार ऐसा होगा कि आपकी नौकरी पक्की होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब 2.5 महीने के बाद 1 साल का भी समय लग सकता है, 1.5 साल का भी समय लग सकता है, लेकिन 17 जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच तक आपकी संविदा की नौकरी बरकरार हो जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक घर के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो देखिए मैं इसके लिए आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि आपके चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है। कहने का मतलब घर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी घर होने में विलंब है। 25 मार्च 2025 के बाद आपके घर का योग बनेगा, और अगर अभी घर बनाना चाहेंगे तो बहुत छोटा सा और अधूरा घर बनेगा। देखिए, आप 39 साल के हो गए, आपका भाग्योदय 40वें साल से होना है, और अब आपका भाग्योदय होगा। ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है उसको रोज करना चाहिए। दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ रोज करना चाहिए। पूरे नवरात्र में 9 दिन तक व्रत करना चाहिए, भगवती दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, और तपस्या में अपने जीवन को आगे व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी हमेशा संध्या यानी कि शाम के समय ही भोजन करते हैं तो कौन सा ग्रह आप पर बुरा प्रभाव डालता है, जानेंगे पंडित जी से। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस बीमारियों का शिकार भी आप हो सकते हैं। बताइए पंडित। देखिए, शाम का समय जो होता है वो वायु प्रधान समय होता है। उस समय वायु तत्व की प्रधानता रहती है।
और ये 5 ही तत्व हैं। अब आप कहेंगे अच्छा पंडित जी वायु तत्व की प्रधानता रहती है, आप कह रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? बात सच भी है, मैं कुछ बोल दूं आप क्यों मान लेंगे? तो आप जानिए कि जिस शिव स्वरोदय की मैंने चर्चा की उसमें आप देखिए कि कौन सा तत्व किसके शरीर में कब प्रवाहित होता है। उसमें लिखा हुआ है अष्टांगुलम बहेदवायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोडशांगुलम। कहने का मतलब अष्टांगुलम बहेदवायु, नाक के छिद्र से 8 अंगुल नीचे तक जब श्वास अपने आप आती है तो ये वायु तत्व का प्रतीक है। अष्टांगुलम बहेदवायु रनिलम चतुरांगुलम। और अगर 4 अंगुल तक ही श्वास आकर के रुक जाए तो आप समझ लीजिए कि अग्नि तत्व उदय हो गया है। द्वादशांगुलम माहेयम। और 12 अंगुल तक अगर श्वास आकर के रुकती है नीचे तो समझ लीजिएगा कि माहेयम माने पृथ्वी तत्व इस समय जागृत है। वरुणो खोडशांगुलम। और अगर 16 अंगुल तक श्वास चले तो समझ लीजिएगा कि जल तत्व इस समय चल रहा है। अब ये दोनों बातें ये देखने की है कि ईड़ा नाड़ी में चल रही है कि पिंगला में, चंद्र स्वर में चल रहा है कि सूर्य स्वर में, उसके हिसाब से फिर बनता है आपका भविष्य और स्वास्थ्य। इसीलिए कह रहा हूं कि जीवन को ठीक से समझने के लिए शिव स्वरोदय का ज्ञान होना सबके लिए आवश्यक है। आप अपने लिए डॉक्टर बन सकते हैं, आप अपने लिए वैद्य बन सकते हैं, आप अपने शुभ अशुभ को जानने के लायक बन सकते हैं। ये ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी होगा। तो आप जान लीजिए कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये वायु तत्व की प्रधानता रहती है। उस समय अगर आप देखेंगे तो आपके शरीर में जो मतलब कि श्वास निकलेगी वो 12 अंगुल तक निकलती है, 12 से ज़्यादा नहीं निकलती है। तो 6 बजे तक ये तत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में संध्या के समय भोजन करने वाले के शरीर में वायु तत्व असंतुलन पैदा करता है और बृहस्पति चर्बी, गैस, डायबिटीज जैसे रोग देता है। शनि नसों के संबंधित बीमारी और कब्ज जैसे रोग दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो, माने दाहिनी नाक से आपके श्वास निकल रही हो, और खास करके जब 4 अंगुल ही सांस चल रही हो, उस समय आप चाहे जितना भी गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करिए, मेरी गारंटी है 1 घंटे के अंदर आपको फिर भूख लग जाएगी और वो सारा भोजन आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जल तत्व चल रहा है, 16 अंगुल श्वास चल रही है, बायां स्वर चल रहा है, तो आप एक मिठाई भी खा लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पूरा 1 ट्रक अनाज आपके पेट में डाल दिया गया है। इतना ज़्यादा मतलब कि वो हैवी हो जाएगा। तो इसलिए तत्व को जानना, तत्व के प्रवाह को जानना, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभकारी है। और भी ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जो हम पंडित जी से जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं सुषमा जी। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहे सुषमा जी। पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत सालों से देख रही हूँ। मुझे बहुत ही आपके प्रोग्राम से मतलब बहुत ज्ञान मिला है। पूजा पाठ में हर जगह मुझे बहुत ज्ञान मिला है पंडित जी। लेकिन मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। मेरे पति बाहर सर्विस करते हैं, मेरे और उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, उसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। 24 घंटे मेरे घर में गृह क्लेश रहता है। मेरे पति 1 दिन के लिए आते हैं, वो लड़ाई झगड़े में ही निकल जाते हैं। मतलब मैं इस समय बहुत दुखी, मैं क्या करूँ कि जो तीसरा इंसान हमारे बीच में से हट जाए। और मैं अपने बच्चा है, मेरे पति का नाम मनोज है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1979। रात का 1 बजे का जन्म है उनका। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य और शनि दोनों द्वितीय द्वादश स्थिति में हैं। अभी तो ये कलह जो है 14 अप्रैल तक कुछ न कुछ अपना रूप दिखाएगा। लेकिन दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र हैं। उन मंत्रों को अगर तुम सुबह शाम 7-7 बार पाठ करना शुरू कर दो तो सुषमा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन में ये जो भूकंप आ रहा है, ये सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगा। और भगवती दुर्गा के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुबह शाम रखो और माता से प्रार्थना करो कि जैसे भी हमारा जीवन अच्छा हो सके, वो सद्विचार, वो सद्बुद्धि
हमें और हमारे जीवन साथी को आप प्रदान करें। हम आपके शरण में हैं और आप हमारे जीवन शैली को अपने ढंग से प्रभावित करने की कृपा करें। इस तरह से अगर आप रोज़ प्रार्थना करेंगी, मुझे विश्वास है कि न तो आपका विवाह टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, न तो बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति अब दिखाई दे रही है, लेकिन एक गलतफहमी है जो 14 अप्रैल तक हो सकता है कि बरकरार रहे। इसमें आपको भी थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आप सोचती हैं या जो आपका तर्क है वही सही है। तो इस तरह से आप अपने बारे में भी ठीक से सोचें तो सब कुछ संतुलन में आ जाएगा। आयुर्वेद में कहा जाता है कि अपनी प्रकृति के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए, तो इसका संबंध ज्योतिष से भी है, और अगर है तो क्या है, बताएंगे पंडित जी, बताइए। देखिए, अथर्ववेद संहिता में वनस्पतियों का, फलों का और सब्जियों का, इन सब चीज़ों को रत्न का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसमें अथर्ववेद में वनस्पतियों का वर्णन बहुत विस्तार से दिया गया है। मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के लोग उग्र प्रकृति यानी गर्म स्वभाव वाले होते हैं। इनकी प्रकृति पित्त प्रधान होती है। वृषभ, कर्क, तुला, धनु और मीन राशि वालों का स्वभाव सुस्त होता है। इनकी प्रकृति कफ प्रधान होती है। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि वाले लोग वायु तत्व प्रधान होते हैं। बुध प्रधान लोगों को हरी सब्जियां और फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। शुक्र प्रधान लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इसके लिए खट्टे, मीठे और रसीले पदार्थों का सेवन भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर जुड़ चुकी है, संगीता मुरादाबाद से। संगीता जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। जी हेलो। हाँ बोलो संगीता। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। मेरा नाम संगीता मुरादाबाद से बोल रही हूँ जी। 28 दिसंबर 1995 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और शाम को 4:13 पर टाइम है मेरा जन्म का। और मुझे ये पूछना है कि पंडित जी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, सरकारी नौकरी क्या लगेगी और क्या मैं मांगलिक हूँ और शादी के कब तक योग है? अब देखिए, मांगलिक तो आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है तो अभी इसमें मुझे विलंब लग रहा है और हो सकता है कि ना भी हो, क्योंकि आप इस समय 26वें साल में चल रही हैं। 27वें वर्ष में आपके विवाह का प्रबल योग बना हुआ है और 28 साल की उम्र तक ही आपके सरकारी नौकरी का योग है। अगर सरकारी नौकरी आपको मिलनी होगी तो 2023 के मई जून तक मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करिएगा। हाँ, विवाह आपका जरूर निकट भविष्य में और बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपको चाहिए कि आप संगीता जी शनिवार की शाम 7 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे जला करके और कच्चा सूत हल्दी से रंग करके उसको पीपल के पेड़ में 7 बार घुमा करके आप बांध दीजिए। इससे देखिए कि आपका इतना सुंदर विवाह होगा कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा और फिर नौकरी के लिए भी आपके मन में कोई कसक या टीस नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, इंद्रावती मिर्जापुर से। इंद्रावती जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे का क्वेश्चन करना है। मेरे बेटे का जन्म है 1991 20 मार्च 3 बुधवार है, सुबह 10 बजे। और दूसरे बेटे का जन्म है 10 फरवरी 1992 दिन सोमवार है। पंडित जी, उन लोग का भविष्य कैसा रहेगा? चलिए इंदिरा, मैं बताना चाहूंगा कि आपके प्रथम पुत्र के भावेश है बुध और उससे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति और बुध तीनों ग्रहों को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बड़े बेटे के जीवन में, अभी वो 30 साल का हो गया है, थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति है। अभी उसका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी उसका भाग्योदय होने में 2 से 2.5 वर्ष का समय लग सकता है।
जहाँ तक इंदिरा आपने छोटे बेटे के बारे में पूछा है, तो वृश्चिक राशि में राहु बैठा हुआ है और मंगल की स्थिति इससे बहुत अच्छी नहीं है। एक तो ये बच्चा स्वास्थ्य से बहुत अच्छा नहीं रहता है और दूसरी बात ये थोड़ा सा सुस्त सा रहता है। ऐसे में आपको चाहिए कि इसके हाथ से 1-1 किलो 7 अनाज और 1 कंबल शनिवार को किसी गरीब ज़रूरतमंद को दान करवा दीजिए। इसका भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी व्यक्ति का प्रधान ग्रह गुरु या फिर शनि है तो ऐसे लोगों को अपने आहार में कैसा बदलाव करना चाहिए जिससे इनकी किस्मत चमक जाए, बताइए पंडित। देखिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अन्नाद भवंत पर्जन्या दन्न संभव। अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है और अन्न से ही सब कुछ संभव है। और दूसरी बात जो लोक प्रचलन में है वो क्या है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आप मेहनत की कमाई की कोई चीज़ खाते हैं तो आपका मन सात्विक रहेगा। अगर आप बिना प्रयास और दूसरों के गलत ढंग से उपार्जित धन का सदुपयोग करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। गुरु प्रधान लोगों को पीले पदार्थों को खाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गुरु प्रधान है तो ये कुछ करे या ना करे, ऐसे व्यक्ति को दूध में केसर डाल करके उसे बॉइल्ड करके उबाल करके थोड़ा सा केसर वाला दूध जरूर पीना चाहिए। गुरु प्रधान लोगों को रात में सूखे मेवे भिगो करके सुबह खाने चाहिए। इनको फलों का सेवन भी करना चाहिए। शक्कर की जगह अन्य चीज़ों का सेवन जैसे शहद, गुड़, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और जो लोग शनि से प्रभावित हैं, शनि प्रधान हैं, उन लोगों को काले और हरे खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे तिल, उड़द, हरी सब्जियां, ये सब खाना लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य, चंद्रमा और मंगल प्रधान लोगों को कैसा भोजन पसंद आता है? ये लोग अपने आहार में क्या बदलाव करके अपने भाग्य को मजबूत बना सकते हैं, बताइए पंडित जी। सही बात यह है कि आप देखिए, जब कोई 2 साल का बच्चा टॉफी खाता है या टॉफी फेंक करके नमकीन खाता है और छोटा सा बच्चा अगर वो कहे कि नहीं तित्ता खाना है, तब आप क्या समझेंगे? उसकी कौन सी हैबिट है? अरे भाई, उसके ग्रहों के प्रभाव उसके बचपन से ही बोलना शुरू कर देते हैं। सूर्य और मंगल प्रधान लोगों को देर तक पकाए गए भोजन बहुत ही रुचिकर और पसंद आते हैं। सूर्य और मंगल जिसकी कुंडली में अच्छा हो, या जो बच्चा सिंह राशि में, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में पैदा हुआ हो, ऐसे लोगों को जमीन के नीचे से उगने वाली सब्जियां ज़्यादा पसंद होती है। ऐसे लोगों को अगर आलू दे दिया जाए तो इनके भोजन में जैसे सब कुछ दे दिया गया। छोटा बच्चा हो तब भी देखिए, वो सब्जी में सब कुछ छोड़ करके केवल आलू खोजेगा, क्योंकि वो जमीन के नीचे से पैदा होती है। इसी तरह से सूखा मेवा, लाल रंग के खाद्य पदार्थ भी ऐसे लोगों को बहुत पसंद होते हैं। और जिन लोगों की प्रकृति या जिन लोगों की जन्म कुंडली चंद्रमा ग्रह से प्रभावित होती है, ऐसे बच्चे बचपन में ही कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जूस की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, फ्रूटी पीने के लिए रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है शीतल पेय का कारक ग्रह है। पतली तरी वाली सब्जियां ऐसे लोगों को खाना बहुत पसंद होता है। चंद्र प्रधान लोग चावल खाना भी बहुत पसंद करते हैं। देखिए, चंद्रमा और शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली में ज़्यादा प्रभावी होंगे तो आप चावल ज़्यादा खाएंगे। सूर्य मंगल ज़्यादा प्रभावी होंगे तो आप गेहूं खाएंगे। और एक बात और ज़रा ध्यान देके देखिएगा, हो सकता है मैं 100% सही नहीं हूँ, इस बात पे विवाद नहीं मैं चाहता हूँ, लेकिन जहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है, जिस जगह चावल ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ कन्याओं की जनसंख्या ज़्यादा होती है। और जहाँ गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, कन्याओं की जनसंख्या उनके अपेक्षा कम होती है।
इसी कारण से हरियाणा और पंजाब का जो आबादी का संतुलन है उसमें यह है कि 100% अगर पुरुष हैं तो 88% महिलाओं का योगदान है। लेकिन बंगाल और उड़ीसा में ठीक इसका उल्टा है, इसलिए वहाँ चावल खाया जाता है। आप भी देख लें कि ये बात मेरी कितनी सच है, क्योंकि ये मेरे एक तरह से हमारे ये अनुभव का विषय है। मैं इस पर ये गारंटी नहीं देता हूँ कि नहीं ये बात सच ही निकलेगी, लेकिन एक अनुभव का विषय है जो मुझे लगता है कि ठीक है। हाँ, ऐसी सब्जियां या अनाज जिनको उगाने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ऐसे लोग, चंद्रमा से प्रभावित लोग उसको खाना पसंद करते हैं। चंद्र प्रधान लोगों को रूखी सूखी चीज़ें बिल्कुल खाना पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए दूध, दही, घी, ये सब चीज़ें भोजन में बहुत ही अनिवार्य होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कमजोर ग्रहों को शुभ बनाने के लिए हमें अपनी डाइट में और क्या कुछ शामिल करना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो भाई, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनको नमक का सेवन कम करना चाहिए। तुला राशि का अगर सूर्य का आपकी कुंडली में हो तो रविवार को तो कम से कम नमक छोड़िए। चंद्रमा कमजोर हो या चंद्रमा कुंडली में राहु के साथ हो तो चावल का सेवन बिल्कुल मत करिए। ऐसे लोगों को बासी भोजन करने से भी सख्त परहेज करना चाहिए। दूध भी अगर पूरा ना हो जाए तो उसका भी सेवन किसी भी रूप में ना करें। मंगल कमजोर हो तो तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। सर्दियों में भोजन करने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाने से मंगल मजबूत होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध कमजोर होता है उनको ठंडा, तीखा, बासी भोजन या जंक फूड खाने से बचना चाहिए। बुध कमजोर है तो हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें, सलाद जरूर खाएं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है उनको ज़्यादा मीठा, तला हुआ और भारी भोजन खाने से परहेज करना चाहिए। हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए शुभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है उनको ज़रूरत से ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन और मीठे पेय पदार्थों के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। मखाना शुक्र को मजबूत करता है। मखाने की खीर बना करके अगर हर शुक्रवार के दिन आप खाएं, कन्याओं को भी खिलाएं, तो इससे आपके ऊपर महालक्ष्मी की भी कृपा होगी और आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा। आपके चेहरे की कांति भी बदल जाएगी। शनि जिन लोगों की कुंडली में कमज़ोर है उनको मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। शनि कमज़ोर हो तो मांसाहार, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। राहु और केतु कमज़ोर हो तो स्नान करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये हमें पता चला कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ताकि हम तो स्वस्थ रहें ही लेकिन ग्रह भी हम पर अच्छा असर डाले। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।